हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ के बारे में और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में। कूलम्स लॉ ने हमें बताया था कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं तो उन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। वहाँ पे हमने एक बात अच्छे से समझ ली थी कि जो फोर्सेस होंगे वो केवल पॉइंट चार्जेस के बीच में एप्लीकेबल होंगे और उनके नंबर भी दो ही होने चाहिए, दो ही पॉइंट चार्जेस के बीच में एप्लीकेबल होंगे। ओके, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता क्या है और वो हमें क्यों चाहिए। राइट, इलेक्ट्रिक फोर्स हमें पता है। आपको उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। हमें क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी सिस्टम के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको मैं बताऊं सो हमें हमेशा फोर्स चाहिए। ध्यान रखिए, फोर्स इज रिक्वायर्ड। राइट, क्लासिकल मैकेनिक्स में फोर्स रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है, न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है आप मुझे फोर्स लाके दो, मैं आपको क्या प्रोवाइड करवा दूंगा, एक्सेलरेशन। तो न्यूटन्स लॉ ये बोलता है कि आप मुझे कहीं से भी इस फोर्स को लेके आ जाओ, कहीं से भी लेके आओ, मुझे नहीं पता। राइट, कहीं से भी लेके आ जाओ। एक बार आपने मुझे फोर्स की वैल्यू दे दी, मैं आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दूंगा। राइट, यानी कि एक्चुअली में हमें फोर्स रिक्वायर्ड होता है और वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, उस पर्टिकुलर पार्टिकल या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक बार हमें एक्सेलरेशन पता चल जाए तो क्या फायदा होता है। देखिए, आपको पता है एक्सेलरेशन होता है d2x/dt²। ये हमें पता है, इट इज नोन टू अस, राइट, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन विच इज न्यूटन्स लॉ। राइट, पर ध्यान दीजिए यहां पे जब तक हमें फोर्स नहीं पता होगा हम एक्सेलरेशन नहीं बता सकते। जब तक हम एक्सेलरेशन नहीं बता पाएंगे हम उसकी डायनेमिक्स को नहीं बता पाएंगे। मतलब अगर हमें एक्सेलरेशन पता है तो हम एक बार इंटीग्रेट कर देंगे, हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। राइट, तो वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt। एक और बार इंटीग्रेट करेंगे हमें पोजीशन मिल जाएगा। ओके, तो इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स में फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कूलम्स लॉ हमें फोर्स प्रोवाइड करवा देगा, तो फिर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ने की क्या जरूरत है। राइट, अननेसेसरी कुछ नया टॉपिक में जा रहे हैं तो हम इस चीज को भी समझेंगे कि व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इंपॉर्टेंट ओवर इलेक्ट्रिक फोर्स। राइट, जबकि फाइनली हमें फोर्स ही चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास दो चार्जेज हैं, लेट से एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है Q0, लेट से, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है R, राइट, देन द फोर्स ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू चार्ज Q कितना होगा, ये हमें पता है कूलम्स लॉ से। फोर्स हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 Q0/r²। राइट, हमने अभी डायरेक्शन नहीं लिखी है। हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे इस एक्सप्रेशन को। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/r²। इसको हमने एक साथ लिख दिया और Q0 को अलग से लिख दिया। अब यहां पे आप समझिए इस एक्सप्रेशन में क्या आ गया। इस एक्सप्रेशन में अगर ये ब्रैकेट वाले क्वांटिटी को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो चार्ज पे डिपेंड करती है जो कि ये चार्ज है Q। राइट, तो यहां पे देखिए फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू दिस चार्ज। राइट, सो उस चार्ज पे डिपेंड करेगी जिसकी वजह से Q0 पे फोर्स लग रहा है। और दूसरा डिपेंड करता है डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, राइट, फ्रॉम द चार्ज Q। राइट, सो देयरफॉर जो ये प्रॉपर्टी है, जो भी ये फिजिकल क्वांटिटी होगी, हमें अभी नहीं पता, जो भी ये फिजिकल क्वांटिटी होगी दैट मस्ट बी रिलेटेड टू Q क्वांटिटी। राइट, दिस Q, एंड दिस फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड
ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम E लिखते हैं, देयरफॉर E विल बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विल बी 1/4πε0 Q by R square, राइट। नाउ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, बट ये अभी हमने स्केलर पार्ट लिखा है, हम इसको थोड़ी देर में वेक्टर बनाएंगे। ओके, अभी हम यहां पे इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो उसके बाद हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा हमारे पास E इंटू क्यू नॉट, राइट, E इंटू क्यू नॉट। इसका फायदा क्या हुआ, तो सबसे पहले इसको वेक्टर बना लेते हैं। तो वेक्टर कैसे बनाते हैं, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, सो ये एक्सप्रेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट P, लेट्स से वेयर क्यू नॉट चार्ज इज प्लेस्ड। फायदा क्या होगा हम देखेंगे। तो देखिए अब यहां पे डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, हम इस P पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे। टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट, बहुत छोटा सा, राइट, और पॉजिटिव होता है। इंपॉर्टेंट चीज है पॉजिटिव, उसका काम केवल और केवल डायरेक्शन निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो आप क्या करोगे, वो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज लोगे और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है उस पॉइंट पे उसको प्लेस कर दोगे, राइट। जैसे हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है अभी, तो हम इस पॉइंट पे एक स्मॉल चार्ज प्लेस कर दिया, लेट्स से Q नॉट कोई हमारा टेस्ट चार्ज है, उसको प्लेस कर दिया। चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये Q भी पॉजिटिव है और ये Q नॉट तो पॉजिटिव है ही बाय डेफिनेशन, तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट। सो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू Q, तो आप कैसे निकाल सकते हो, इस पॉइंट पे आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे आप टेस्ट चार्ज रखोगे, तो इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखिए, दैट विल बी Q नॉट, और उस पे फोर्स चेक कीजिए कि उस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो ध्यान से देखिए ये Q चार्ज है, तो इस Q नॉट पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, सो दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ओके, वी विल टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स से हमारे पास -Q चार्ज है, तो हम बोल रहे हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम क्या प्लेस करेंगे, Q नॉट, दैट इज टेस्ट चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज। तो हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, ध्यान से देखिए। तो इस टेस्ट चार्ज पे आप फोर्स देखिए, बिकॉज ऑफ दिस -Q किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, राइट, नॉट Q नॉट। Q नॉट नहीं, वो टेस्ट चार्ज है, वो टेस्ट करने के लिए रखते हैं हम वहां पे, राइट, वो एक्चुअल में कोई चार्ज है नहीं, वो केवल डायरेक्शन निकालने के लिए एक हाइपोथेटिकल चार्ज है कि वो पॉजिटिव है। तो अगर उस पॉजिटिव चार्ज को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रखेंगे तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। आई होप सबको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन जनरल में इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैन राइट एज R कैप। ओके, हम रियल क्वेश्चंस में इसकी वैल्यू निकालेंगे, और जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता है तो वहां से हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, कई लोग क्या समझते हैं, यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा F/Q नॉट। ओके, दिस इज व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, बट एक्चुअली ये दोनों एक्सप्रेशन हैं तो सिमिलर, लेकिन ये एक्चुअल में दोनों का फिजिकल मीनिंग सेम नहीं है। ये वाला एक्सप्रेशन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवा रहा है, राइट, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, मैंने आपको बताया क्लासिकल मैकेनिक्स में हमें फोर्स चाहिए होता है, तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है ना कि ये, राइट। तो अगर मुझे कहीं से, अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और मैं बोल रहा हूं मेरे पास ऑलरेडी फोर्स है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकालूंगा, मुझे फाइनल प्रोडक्ट फोर्स चाहिए, राइट। क्लासिकल फिजिक्स में फाइनल प्रोडक्ट मुझे फोर्स चाहिए, जहां से कि मैं एक्सेलरेशन निकाल सकूं, एक्सेलरेशन से फिर मैं वेलोसिटी निकाल सकूं, वेलोसिटी से मैं पोजीशन निकाल सकूं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं, मैं क्यों यूज करूंगा, जब मेरे पास ऑलरेडी यहां पे फोर्स है तो मैं डायरेक्टली उसके बाद उसकी डायनेमिक्स पढ़ूंगा, मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में क्यों बैठूंगा, क्या इंटरेस्ट है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, कोई इंटरेस्ट नहीं है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली वो टूल है जिसकी हेल्प से आप फोर्स निकालते हैं। तो उसके लिए कौन सी इक्वेशन वैलिड है? ये वाली इक्वेशन वैलिड है, राइट, ना कि ये इक्वेशन क्या बोल रही है? आपको फोर्स पहले से ही पता है, आप इलेक्ट्रिक क्यों निकालेंगे? आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालेंगे, राइट। आप कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसकी हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, तो आपके लिए रियल एक्सप्रेशन ये वाला होगा, राइट, जिसका कुछ रियल फिजिकल मीनिंग होगा आपके सब्जेक्ट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेनिफिट क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहां पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, लेट्स से Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, राइट। हमारे पास अब दो एक्सप्रेशंस आ गए, एक ही एक्सप्रेशन आ गया, राइट, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, राइट। अब इस एक्सप्रेशन की हेल्प से अब मैंने बोला कि फाइंड आउट फोर्स ऑन दिस चार्ज। लेट्स से मैंने बोला यहां पे ये है Q नॉट चार्ज, राइट। मैंने बोला Q नॉट चार्ज पे फोर्स निकालो ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। तो आप क्या करोगे? अभी हमने लास्ट लेक्चर में इसको देखा था कि हम इसकी वजह से इस पे फोर्स निकालेंगे, दैट विल बी वन फोर्स, लेट्स से F1। इसकी वजह से इस पे फोर्स निकालेंगे, लेट्स से F2। इसकी वजह से इस पे फोर्स निकालेंगे, लेट्स से F3। इसकी वजह से इस पे फोर्स, लेट्स से F4। इसकी वजह से इस पे फोर्स निकालेंगे, लेट्स से F5। तो आप क्या करोगे? सारे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 करेंगे, राइट। उनका जो नेट आएगा वो आपके लिए फोर्स हो जाएगा। पर ध्यान दीजिए क्या होगा अगर मैं Q नॉट की वैल्यू चेंज कर दूं। आपने सॉल्यूशन किया, प्रॉब्लम पूरा निकाल लिया, उसके बाद मैंने Q नॉट बोला कि Q नॉट की वैल्यू अब 10 कूलाम है। अब Q नॉट नहीं है, 10 कूलाम है। आपने 10 कूलाम पे कैलकुलेट किया, फिर मैंने बोल दिया नहीं ये तो 136 कूलाम है। तो आप हर बार इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशंस नहीं करते रहेंगे। उसके लिए आप क्या टेक्निक अपनाएंगे? आप बोलेंगे मैं अगर अपने एक्सप्रेशंस को इस तरीके से लिख दूं कि जो भी वैल्यू इस पॉइंट पे हो वो इंडिपेंडेंट ऑफ दिस वैल्यू हो, क्योंकि इसको तो मैं बार बार चेंज कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं नहीं अभी 136 है, नहीं 120 है, नहीं 100 है। तो अगर मैं कोई एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लूं जो इस पॉइंट पे रखे हुए चार्ज से इंडिपेंडेंट हो, तो मुझे उसको एक ही बार कैलकुलेट करना होगा। और जब मैं एक बार उसको कैलकुलेट कर लूंगा, उसके बाद आप मुझे वैल्यू देते रहे, मैं उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसको कैलकुलेट कर लूंगा। तो टेक्निक ये है कि हम पॉइंट P पे, एट पॉइंट P हम निकाल लेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एट दिस पॉइंट, ड्यू टू Q2 एट दिस पॉइंट, ड्यू टू Q3 एट दिस पॉइंट। यानी कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले होने चाहिए, राइट। तो अभी तक हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, वो है पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, ओके, कि पॉइंट चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो उसी का, चूंकि ये क्वेश्चन भी पॉइंट चार्ज का है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एक बार हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो दैट विल बी E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5। अब ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस चार्ज का होगा, E1 इस चार्ज का होगा, E2 इस चार्ज का होगा, E3 इस चार्ज का होगा, E4 इस चार्ज का होगा, E5 इस चार्ज का होगा, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन चार्ज, दिस चार्ज, नॉट ऑन द चार्ज वेयर द फोर्स इज रिक्वायर्ड, राइट। तो इस चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 पे डिपेंड करेगा, राइट। वो हमने एक बार कैलकुलेट कर लिया, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, आप मुझे Q नॉट की वैल्यू चेंज कर करके देते रहिए, मैं फोर्स निकालता रहूंगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा, सिंपली जो भी Q नॉट की वैल्यू होगी उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर लूंगा, E नेट से मल्टीप्लाई कर लूंगा, वो मेरी किसकी वैल्यू आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि फाइनली हमको फोर्स कैलकुलेट करना था, तो इस तरीके से हम फोर्स क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का यहां पे क्या यूज हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमें हेल्प करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए।
और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों चाहिए? क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में फोर्स ही सारी चीजों को डिफाइन करता है और द डायनेमिक्स ऑफ द सिस्टम को डिफाइन करता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल फोर्स ही हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, फोर्स ही हमें वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, और जब वेलोसिटी पता होगी तो हम उसकी फ्यूचर पोजीशंस निकाल सकते हैं। जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे तो वहां पे भी हम इस चीज को जरूर लेंगे। सो बोलने का मतलब यह है कि जब भी हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं वहां पे फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और न्यूटन का सेकंड लॉ तो यही बोलता है कि आप मुझे कहीं से भी फोर्स ला के दो, मैं आपको एक्सेलरेशन दूंगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, राइट? नाउ यहां पे ये दो चार्जेस दिए हैं, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस a, और हमें कैलकुलेट करना है पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमें एक्सप्रेशन पता है, ये होता है 1/4πε0 Q/r², राइट? और r कैप, दैट r कैप हमें कैलकुलेट करना है बाय पुटिंग टेस्ट चार्ज एट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे, लेट्स से ये दो पॉइंट है A और B। सो A की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट P पॉइंट, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट A एट पॉइंट P, तो कितना हो जाएगा? दैट विल बी EA, राइट? लेट्स से EA बोल रहा हूं मैं। एक्सप्रेशन क्या है? 1/4πε0 Q/r²। नाउ r² लिखना है। देखिए ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक a है, तो यहां से लेकर यहां तक होगी ये a/2, और अगर ये a/2 है तो ये पाइथागोरस आपको दिखाई दे रहा होगा। सो a से p की डिस्टेंस होगी z² प्लस a²/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास z² प्लस a²/4 इसके अंडर रूट का होल स्क्वायर, दैट इज z² प्लस a²/4, राइट? अब हमें यहां पे डायरेक्शन लिखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखिए डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इस P पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे और देखेंगे, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हम ये चेक करेंगे कि इस चार्ज की वजह से उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज है तो P पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को रखिए, तो प्लस Q की वजह से उस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट? सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू पॉइंट A, ओके? अब हमें इसकी यूनिट वेक्टर लिखना है। हमें यूनिट वेक्टर नहीं पता है, तो हम यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे? हम पहले यहां पे XY बना लेते हैं, राइट? लेट्स से ये एंगल थीटा है, राइट? तो ये एंगल कितना हो जाएगा? यहां पे थीटा हो जाएगा, ओके? तो आपको पता है हमें x एक्सिस से एंगल पता चल गया थीटा, जो कि हमने अभी अज्यूम किया है। तो क्या हो जाएगा? हमें पता है cos अल्फा, तो cos थीटा, राइट? और आई कैप देखिए कौन सा कंपोनेंट आएगा? ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है, तो इसलिए प्लस का आई कैप, ओके? प्लस यहां पे देखिए अगर मैं बात करूं y एक्सिस से एंगल की, तो ये y एक्सिस से एंगल कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा, सो दैट विल बी cos 90 माइनस थीटा, ओके? और ये कौन सी डायरेक्शन है? अगर आप इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्लस j का, ओके? सो इसको आप थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0 Q/z² प्लस a²/4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा आई कैप प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? sin थीटा j कैप। सो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट A एट P, ओके? नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट B,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट बी एट पी पॉइंट, राइट। एक्चुअली पॉइंट बी पे जो चार्ज रखा है दैट इज प्लस क्यू, दैट इज प्लस क्यू। सो ये कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इज इक्वल टू 1/4πε0, चार्ज एट बी कितना है, प्लस क्यू है, तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन, राइट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स कितना होगा, अगेन अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, क्योंकि ये डिस्टेंस भी a बाई 2 होगी, राइट। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। सो यहां पे आ जाएगा हमारे पास q अपॉन ये आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, ओके। अब इसमें हमें यहां पे यूनिट वेक्टर लिखना है, राइट। तो हम पहले डायरेक्शन बनानी पड़ेगी, तो लेट से ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है इसमें। तो यहां पे देखिए, अगर मैं इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखूंगा और चेक करूंगा कि बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा, तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट, क्योंकि रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज होता है टेस्ट चार्ज। तो हम यहां से हम इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेंगे। तो जब मैं y एक्सिस पे परपेंडिकुलर इस पे प्लॉट करूंगा, सो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, राइट, बिकॉज ये दोनों की दोनों डिस्टेंस क्या है और साइड्स की लेंथ क्या है, सेम है। तो यहां से हम अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होगा, राइट। तो अब हमें x एक्सिस से एंगल पता है, x एक्सिस से कितना एंगल है, थीटा एंगल, और जब हम x एक्सिस पे परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं तो ये नेगेटिव x डायरेक्शन में जाएगा, तो इसलिए हम लिख लेंगे यूनिट वेक्टर को cos थीटा, यानी कि cos अल्फा आई कैप, लेकिन यहां पे हम क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप, प्लस y डायरेक्शन से हम एंगल देख लें, y डायरेक्शन से अगर एंगल देखेंगे तो अगेन 90 माइनस थीटा आएगा, दैट विल बी cos 90 माइनस थीटा एंड दैट विल बी प्लस जे कैप, ओके। क्योंकि इसका अगर हम कंपोनेंट देखें तो ये पॉजिटिव जेड y डायरेक्शन में, तो इसको हम लिख सकते हैं फिर से 1/4πε0 q बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, ये आ जाएगी माइनस कॉस थीटा आई कैप, और ये आ जाएगा प्लस साइन थीटा जे कैप, एंड दिस विल बी ई बी, राइट। सो दिस वाज ई ए, दिस इज ई बी। तो हमारे पास दो ही चार्जेस गिवन थे इस क्वेश्चन में, हमने पी पॉइंट पे दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कर लेंगे, राइट। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कैसे निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपके पास EA प्लस EB, राइट। सो EA कितना है आपके पास, ये आ जाएगा आपका 1/4πε0 Q अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, ये दोनों के पास कॉमन है, देखिए इस वाले के पास भी है, इस वाले के पास भी है, दोनों के पास अवेलेबल है। देखिए जब cos थीटा आई कैप माइनस cos थीटा आई कैप, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट। सो हम क्या लिख लेंगे, केवल साइन थीटा जे कैप और साइन थीटा जे कैप ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा जे कैप। तो यहां से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4πε0 Q अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे 2, बट हमारे आंसर में साइन थीटा नहीं आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में हमें थीटा कहीं मेंशन नहीं किया था। तो इस वाले ट्राइंगल से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर जेड है, हाइपोटेन्यूज क्या है, अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। तो यह आ जाएगा जेड अपॉन अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। जस्ट इसको रीअरेंज कर लेंगे तो यह आ जाएगा 1/4πε0, यह आ जाएगा q अपॉन क्यू जेड 2qz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। देखिए यहां पे पावर 1 है और इसमें पावर 1/2 है, तो पावर हो जाएगी 1 + 1/2 दैट इज 3/2, और डायरेक्शन इसमें जे कैप है,
तो ये आ जाएगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब ध्यान से समझिए, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया पॉइंट P पे। अब मान लीजिए मैं बोलूं इस पॉइंट पे 2 कूलम चार्ज प्लेस किया। लेट से हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट 1 कूलम चार्ज is placed at point P, then force on charge 1 coulomb would be, कैसे निकालेंगे हम? तो हमने P पॉइंट पे, अभी हमने यहाँ पे जो हमें फिगर गिवन है, ये प्लस Q चार्ज है, ये भी प्लस Q चार्ज है, और ये P पॉइंट है। इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब मैं बोल रहा हूं कि P पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज है, तो उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स वुड बी सिंपली जितना चार्ज रखा, दैट इज 1 कूलम इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज फोर्स क्या होता है? Q इंटू E। ये बात ध्यान रखिए, ये इक्वेशन फोर्स निकालने के लिए है, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें डेफिनेशन से कहीं से निकालना होगा, फिर ये फोर्स देगा, और एक बार हमें फोर्स पता चल गया तो आगे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पोजीशन हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एनीवे, सो देयरफॉर फोर्स क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास? 1 कूलम, दैट इज 1, और सिंपली E का एक्सप्रेशन आ जाएगा, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qz ओवर z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 3/2 j कैप। सो दिस वुड बी द फोर्स एट पॉइंट P। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। ओके, चलिए इसी क्वेश्चन में हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं। हम पूछ सकते हैं एट व्हाट वैल्यू ऑफ z इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। ओके, दिस वुड बी द क्वेश्चन, एट व्हाट वैल्यू ऑफ z इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास? जो एक्सप्रेशन आया वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qz ओवर, या जगह z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 3/2, या जाएगा j कैप। राइट, हमें वो z की वैल्यू निकालनी है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। अब आप लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस पढ़ी हैं। सो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा वी नो, सो DE ओवर DZ की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। राइट, तो वही कंडीशन से हम फाइंड आउट करेंगे Z की वैल्यू। तो DE ओवर DZ मतलब इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू Z। राइट, तो देखिए 2Q अपॉन दिस क्वांटिटी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो उसे बाहर लिख लें, 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर आ गया। सो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज Z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 3/2 इसका होल स्क्वायर। राइट, इसका क्या होगा? यहां आ जाएगा Z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 पावर 3/2, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 माइनस Z, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह आ जाएगा 3/2 Z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 1/2, और ये आ जाएगा फिर Z स्क्वायर का करेंगे तो 2Z। इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? 0 के। तो ये वाला सारा टर्म 0 में चला जाएगा, ये वाला सारा टर्म भी 0 में चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? इस पूरे से मैंने कुछ चीजें कॉमन ले ली, जैसे कि मैंने कॉमन ले लिया Z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4, इसको मैंने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, इसकी पावर 1/2। जब इसकी 1/2 पावर कॉमन ले ली तो यहां से बच गया हमारे पास Z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4, क्योंकि ये 3/2 पावर थी उसमें से 1/2 बाहर आ गई, माइनस 3/2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बेसिकली, तो इसको हम लिख सकते हैं 3, और यहां से देखिए एक Z ये है और एक Z ये है, तो ये आ जाएगा Z स्क्वायर। राइट, और ये तो कॉमन चला गया, तो इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 0।
इसको आप अच्छे से मॉडिफाई कर लीजिए, ये आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 1/2, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2z स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, और सॉरी माइनस 2z स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से z की दो वैल्यूज निकल सकती हैं, एक तो ये वाली वैल्यू आ सकती है दैट इज z स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी वैल्यू क्या आ सकती है 2z स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0। ये दो कंडीशंस आ सकती हैं। तो यहां से अगर आप निकालोगे तो z स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 4, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर बाई 4। That is not possible because it is not real quantity, right? Because negative square root of a negative number is imaginary number, so that's why it is not possible. So ये वाली कंडीशन ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2z स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4, और यहाँ से z स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए स्क्वायर बाई 8, और z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बाई 8, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस ये आ जाएगा a बाई 2√2, यानी कि एट z इज इक्वल टू a बाई 2√2 इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी मैक्सिमम, क्योंकि हमने ये कंडीशन से निकाला था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी मैक्सिमम व्हेन d ओवर dz इज इक्वल टू 0, एंड वहां से हमें ये एक्सप्रेशन मिला कि z की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, z की वैल्यू होनी चाहिए a बाई 2√2। देयरफॉर हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी 1/4πε0 2qz ओवर ये था z स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 3/2, ये j कैप था। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा आपके पास, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या करोगे z की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दोगे, सो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 1/4πε0 2q, z की जगह रखेंगे a बाई 2√2 डिवाइडेड बाई यह आ जाएगा a स्क्वायर बाई 8, क्योंकि z स्क्वायर की वैल्यू इसका स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर बाई 8 प्लस a स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 3/2 j कैप। ओके, नाउ इसको और मॉडिफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/4πε0, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये √2 नीचे आ जाएगा, और ये QA आ जाएगा, QA डिवाइडेड बाई यहाँ कितना आएगा देखिए 8 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर बाई 8, सो ये आ जाएगा टू द पावर 3/2। ओके, 3/2 लेंगे तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 राइट 8 टू द पावर, ओके इसको हम लिख सकते हैं √2, यह आ जाएगा QA, यह आ जाएगा 3 टू द पावर 3/2 राइट 3/8 टू द पावर 3/2, और ये आ जाएगा a क्यूब राइट, a क्यूब से ये कितने टाइम्स कटा 2 टाइम्स कट गया, सो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0, इसको हम लिख सकते हैं q अपॉन ये आ जाएगा 3√3 दैट इज, एंड इसको हम लिख सकते हैं 8√8 राइट 8√8, और ये आ जाएगा a स्क्वायर, और √2 हमारे पास ऑलरेडी है राइट, तो 8√8 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1/4πε0 q8 √8 क्या हो जाएगा हमारे पास सिंपली 2√2 राइट डिवाइडेड बाय ये 3√3 ऐसे ही रहेगा a स्क्वायर √2 से √2 कैंसिल हो गया, 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सो ये आ जाएगा 4q डिवाइडेड बाय 3√3πε0 a स्क्वायर, दिस इज j कैप डायरेक्शन थी जो हम ऊपर से लिखना छोड़ दिए थे। दिस विल बी द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे होगा z इज इक्वल टू a बाई 2√2 पे। ओके,
तो इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं जहां पे हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है और फिर उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है जिस वेरिएबल पे लोकेशन पोजीशन वेरिएबल पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। हम इस तरीके के एग्जांपल्स और भी करेंगे। ओके।